ईरान के लिए कूटनीति का ताजा दौर ओमान और पाकिस्तान दोनों में जारी है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड में तकनीकी वार्ताओं और ओमान में ठहराव के बाद इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन बातचीत जारी रहने के बावजूद ईरान ये स्पष्ट कर रहा है कि वो अब भी होर्मुज जलदमरू मध्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में मानता है। अब हम वॉशिंगटन जा रहे हैं, जहां हमारे साथ फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बेनाम बेन तालेब्लू जुड़े हैं। नमस्कार या सुप्रभात, आपको शुभ दोपहर या देर सुबह की शुभकामनाएं। आपके साथ होना बहुत अच्छा है, धन्यवाद। तो दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं में ईरान और ओमान की संप्रभुता का पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे जलडमरू मध्य के किनारे हैं। ये बयान देते हुए इसका प्रभाव ट्रंप प्रशासन और दूसरों तक कैसे पहुंच रहा है? मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये ऐसी बात है जिस पर ट्रंप प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वास्तव में देना ही चाहिए, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू का एकमात्र असली उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना है। यही वो मजबूरी थी जिसने प्रशासन को वास्तव में बातचीत की मेज पर लाकर इतनी जल्दी और इतना अधिक देने के लिए मजबूर किया। इन 60 दिनों में जब इस्लामिक रिपब्लिक और अमेरिका एमओयू से अंतिम समझौते की ओर बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत ईरान और ओमान के बीच ये बैठक इस बात का सबूत है कि शासन क्षेत्र में अपने अन्य बड़े और अधिक रणनीतिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए हर एक पल का उपयोग कर रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि भरोसा वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दोनों के बीच कभी भी चर्चा में होगी। अमेरिका को ये समय साझेदारों संग पुल बनाने में लगाना चाहिए, सीमाएं नहीं। दबाव हटाने के बजाय आगे चलकर अपने लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ईरान ओमानियों से क्या चाहता है और ओमान ईरान से? मुझे लगता है वे ओमानियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जलडमरू मध्य पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि संप्रभु अधिकार है। निश्चित रूप से वे जानते हैं कि अगर वे टोल या टोल वसूली कर पाए तो दोनों पक्षों को फायदा होगा। वे ओमानियों को अमेरिकी व्यवस्था से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो ओमानियों के लिए पहले से ही आसान था, क्योंकि उनकी स्विट्जरलैंड जैसी तटस्थ भूमिका थी। मेरे हिसाब से ईरान के साथ वर्षों तक कूटनीति की ओर झुकाव के कारण वो भूमिका छिन रही थी, और नए स्टेप सऊदी, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान पैराडाइम में कई देशों ने ओमान की भूमिका को पीछे छोड़ दिया है, जिससे ओमानी भूमिका फीकी पड़ गई है। ईरान असल में ओमान को अपना वकील बनाना चाहता है। और अगर आप एमओयू के पार्ट पर ध्यान दें तो पक्षकारों के अलावा अमेरिका और ईरान के अलावा एमओयू में जिन दो देशों का कई बार जिक्र किया गया है वे हैं लेबनान और ओमान। ईरान ओमानी लोगों के जरिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मतलब है, ये सब कहने के बाद भी भले ही वे इन सभी बातों पर सहमत हो जाएं, संप्रभुता की बात करे या ना करे, मेरा मतलब है आखिरकार इसका एमओयू पर क्या असर पड़ सकता है अगर वे सच में इसका पालन नहीं कर रहे, या राष्ट्रपति ट्रंप जिस नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं उसे दरकिनार करने का तरीका निकाल रहे हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या आपको लगता है कि एमओयू से कोई बड़ा या व्यापक समझौता होगा या नहीं, या आपको लगता है कि एमओयू अविश्वास, संघर्ष या कहीं और बढ़ते तनाव के चलते टूट जाएगा और हम फिर दुश्मनी की ओर लौटेंगे, या फिर आपको लगता है कि एमओयू को हमेशा के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ट्रंप प्रशासन के दौरान लगातार बढ़ाया जाता रहेगा, ताकि शासन समय खरीद कर पैसे कमा सके और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अधिकतम दबाव वाली पाबंदियों से बच सके। अगर ये बड़ा समझौता बनता है तो हमें चिंता होगी, क्योंकि एमओयू में ईरानी सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य में 60 दिन टोल वसूली न करने की बात करते हैं, और उनकी कट्टरपंथी मीडिया एमओयू पर सहमति के बावजूद जोर देती रही कि 60 दिन बाद पैसे पाने के उनके पास अन्य तरीके होंगे, और उन्होंने अमेरिका को बातचीत की मेज पर सिर्फ 60 दिनों के लिए छूट या सौदा दिया था। साथ ही समस्या यह भी है कि यह शासन अभी भी जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से अपने खुद के बीमा योजना में पंजीकरण करने के लिए कह रहा है। ये उनसे सीधे तौर पर शुल्क नहीं ले रहा है, लेकिन ये उस देश की तुलना में ज्यादा डेटा इकट्ठा कर रहा है जिसे इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की निगरानी करने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी मुख्य वार्ताकार ने कहा कि अमेरिका ने 12 अरब डॉलर की संपत्ति 2 किश्तों में अनफ्रीज करने पर सहमति दी है। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें यह मिला,
और हमने ये बात सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से क्यों नहीं सुनी? ठीक है, हमें पता है कि एमओयू के तहत आगे चलकर जमी हुई धनराशि तक पहुंच मिलेगी। सवाल ये है, क्या वे इन फंड्स को और अधिक सीमित करके एस्क्रो में रखेंगे या फिर वे उन मानवीय कानूनों और छूटों के तहत संचालित होंगे जो पहले की अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्थाओं में मौजूद रही हैं? ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति वेंस इसी ओर इशारा कर रहे हैं जब वे इन जमी हुई धनराशि का इस्तेमाल सोयाबीन, मक्का, गेहूं या किसी अन्य प्रकार के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के लिए किए जाने की बात कर रहे हैं। कहीं हम ये ना भूल जाएं कि अगर ये धनराशि अवरुद्ध या जमी हुई रहती है तो ये भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, तकनीकी रूप से हाँ, ये शासन का पैसा है, लेकिन साथ ही आप जानते हैं औपचारिक वित्तीय प्रणाली का उपयोग करके आप इससे जो चाहें करें, फिर भी इसमें कुछ शर्तें जुड़ी रहेंगी। मुझे कुछ चिंता है क्योंकि आपने जैसा आरोप लगाया वही बात शासन के मीडिया में बार बार कही जाती है। गेहूं, मक्का या सोयाबीन की एक लाइन को छोड़कर हमें ट्रंप प्रशासन से इस बारे में या उन बाकी पहले जमे या रोके गए फंड्स के बारे में स्पष्टता नहीं मिली है जो दूसरे देशों में थे और जो पहले ईरानी तेल खरीदते या रखते थे। धन्यवाद इस स्पष्टीकरण के लिए बेन तालेब्लू, सीनियर फेलो, फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। धन्यवाद।